जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक स्पष्टीकरण के बारे में जो कि उन्होंने एमआरएफए को लेकर दिया है। हम सब जानते हैं कि एमआरएफए को हम सब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के तौर पर जानते थे, लेकिन भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि एमआरएफए का मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर नहीं है। आइए जानते हैं इसका असली मतलब क्या है और कैसे भारतीय वायुसेना की ये स्टेटमेंट जो है एमआरएफए का टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड और जो प्रपोजल्स हैं इनको शॉर्ट कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को निस्संदेह इस समय 114 फाइटर जेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाडिंग की क्षमता से परेशान है। और इस चीज़ को देखते हुए भारतीय वायुसेना एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का इंतजार कर रही है, जो कि संभावित है कि बहुत जल्द मिल जाएगी। और ये भी संभावित है कि इस वर्ष के अंत तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो भी इशू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को लेकर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है मल्टी रोल, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। और उन्होंने संभावित है कि भारतीय वायुसेना से स्पष्टीकरण मांगा था, क्योंकि पास्ट में इंडियन एयरफोर्स ने जो सिंगल इंजन फाइटर है उन्हें SEF टर्म दिया था, यानी सिंगल इंजन फाइटर जो भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण में थे वो तकरीबन 20 टन से कम ऑल ऑफ वेट वाले थे। लेकिन जो मल्टी रोल डेफिनेशन है इसमें वो भी फिट बैठ जाते थे, यानी जो सिंगल इंजन फाइटर्स हैं जो 20 टन से कम वेट के हैं ये भी मल्टी रोल कैपेबल हो सकते हैं और निसंदेह हैं भी। और ऐसे में जो मल्टी रोल कॉन्सेप्ट था ये अननेसेसरी प्रपोजल्स को भारतीय वायुसेना के पास लेकर आ रहा था, जिनकी ज़रूरत भारतीय वायुसेना को नहीं थी। तो इसी बीच भारतीय वायुसेना ने जो MRCA है इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि इसका मतलब क्या है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि एमआरएफए के अंतर्गत हमें मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट तो चाहिए, लेकिन वो MRCA होने चाहिए, यानी मीडियम क्लास एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है भारतीय वायुसेना को। भारतीय वायुसेना जो एयरक्राफ्ट चाहती है वो मीडियम वेट क्लास के हों, ना कि लाइट एयरक्राफ्ट हो या सिंगल इंजन फाइटर हो। भारतीय वायुसेना को ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो मल्टी रोल कैपेबल भी हो और मीडियम वेट क्लास में आते हो, ताकि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम हो। तो ऐसे में ये जो क्लैरिफिकेशन सामने आया है, अब जो अननेसेसरी प्रपोजल भारतीय वायुसेना को मिल रहे थे, संभावित है कि उनकी स्क्रूटनी करने में ये काफ़ी मदद करेंगे और जो कॉम्प्लेक्स इवैल्यूएशन प्रोसेस है इसको भी थोड़ा आसान करेंगे, क्योंकि अभी तक ये प्रोसेस को काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर रहे थे और भारतीय वायुसेना के सामने दुविधा ये थी कि कैसे वो इनको शॉर्ट लिस्ट करे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी क्लैरिफिकेशन दे देंगी कि कैसे जो एक्यूरेट डिमांड है भारतीय वायुसेना की इसको पूरी करने हैं और कौन कौन से एयरक्राफ्ट इस पूरे टेंडर में कंपैटिबल होने वाले हैं। तो यही सारी चीज़ें भारतीय वायुसेना ने फिलहाल स्पष्ट कर दी हैं। भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने और मौजूदा अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि एमआरएफए को लेकर के अब जो चीज़ें हैं वो अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुकी हैं और कभी भी एक बड़ा निर्णय एमआरएफए को लेकर आ सकता है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट सामने निकल के आई थी उसमें एक अनुमान लगाया गया था कि एमआरएफए को लेकर के जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये या तो 2025 के मध्य तक हमें देखने को मिल सकता है या फिर 2026 की शुरुआत में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स देखिए बहुत सारा जो डेट है उसको कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इस वर्ष के अंत तक आएगा, कुछ का कहना है कि 2025 की शुरुआत से मध्य तक आएगा और वर्स्ट केस सिनेरियो में ये 2026 की शुरुआत तक जा सकता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होगा कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू कर दिया गया तो डील फाइनलाइज हो गई, क्योंकि असली गेम तो आरएफपी के बाद शुरू होगा। दरअसल आरएफपी के इशू होने के बाद बहुत सारे हर्डल्स हैं जिनका सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो वेटिंग प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी। एक बार जैसे ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू कर दिया जाएगा तो इस पूरे वेटिंग प्रोसेस में जितने भी प्रपोजल हैं वो तकरीबन 1 वर्ष का समय ले लेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो कंटेंडर हैं ये भारतीय वायुसेना की जो टेक्निकल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं या नहीं, और उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। वेटिंग प्रोसेस के पास जो दूसरा प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा वो टेक्निकल इवैल्यूएशन देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस वेटिंग प्रोसेस में जो भी शॉर्ट लिस्टेड विनर्स हैं बाद में उन्हें टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड से गुजरना पड़ेगा, जिसमें तकरीबन आधा से लेकर 1 वर्ष लग सकता है, क्योंकि इसमें जो इन डेप्थ एनालिसिस है प्रत्येक एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी की और सूटेबिलिटी की ये भारतीय वायुसेना के द्वारा की जाएगी और भारतीय वायुसेना ये देखेगी कि जो एयरक्राफ्ट वो कंसीडर कर रहे हैं ये वाकई उनको रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है या नहीं।
एक बार जब टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड पूरा हो जाएगा, तब शुरू होगा सिलेक्शन और नेगोशिएशन राउंड। जी हाँ, जो फाइनल विनर होंगे वो 2026 के अंत तक संभावित है कि इशू अनाउंस कर दिए जाए या 2027 तक अनाउंस कर दिए जाए। लेकिन ये जो डील होने वाली है, यहाँ पर जो कंक्लूजन होगा वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले जो सेलेक्टेड मेंबर हैं ये अपना एक फाइनल प्राइसिंग भारत के सामने रखेंगे, और अगर भारत को ये लगेगा कि प्राइसिंग ज़्यादा है या जो उनके द्वारा चीज़ें हैं वो कम ऑफर की जा रही हैं, तो यहाँ पर निगोशिएशन राउंड की शुरुआत होगी, जहाँ पर प्राइस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को डिस्कस किया जाएगा। और ये जो स्टेज है ये इतनी स्मूथ नहीं होने वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि निगोशिएशन में सबसे ज़्यादा समय लगता है, और ये चीज़ हम अपने जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में और ड्रोन प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में और भी दूसरे प्रोग्राम है जिसमें देख चुके हैं, जहाँ पर ये जो अभी निगोशिएशन प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा चलता है। इसके बाद शुरू होगा डिलीवरी और प्रोडक्शन का दौर। एक बार जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिया जाएगा, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को यहाँ पर किक इन किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो पहला इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है ये प्रोडक्शन लाइन से कम 2029 से 30 तक हमें देखने को मिलने वाला है। और ये सारी चीज़ें तब होंगी जब सही समय पर ये जो प्रोग्राम है आगे बढ़ता रहेगा। कुछ रिपोर्ट ये भी इंगित करती है कि भारतीय वायुसेना अगर ये देखेगी कि डिले की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो शुरुआती तौर पे कुछ एयरक्राफ्ट है, कुछ लिमिटेड नंबर्स में इनको फ्लाईवे कंडीशन में लिया जाएगा और बाकी का निर्माण भारत में किया जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर हम शुरुआत से ही सब करने बैठे, तो पहले फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करना, उसके बाद वहाँ पर एयरक्राफ्ट का निर्माण करना, इन सब में तकरीबन 2 से 3 वर्षों का समय लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स की बात करें, तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इस समय जो है पूरे कंपटीशन में, ये डसाल्ट एविएशन का राफेल फाइटर बना हुआ है, जो कि राफेल F4 स्टैंडर्ड है। और दूसरे नंबर पर आता है यूरोफाइटर टाइफून। और क्योंकि भारतीय वायुसेना ने सिंगल इंजन फाइटर्स को लेने से ऑलमोस्ट मना कर दिया है, तो लॉकहीड मार्टिन और साब ग्रिपेन को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर 2 ही एयरक्राफ्ट बचते हैं, वो होता है बोइंग F-15EX और रशिया का MiG-35 और Su-35। अब MiG-35 का भी हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जो समय है वो जा चुका है और लगभग अब ये प्रोग्राम खत्म हो चुका है। तो Su-35 रशिया के द्वारा ऑफर किया जा रहा है, जो कि इस पूरे कंपटीशन में कम्पीट कर सकता है। अब यहाँ पर राफेल को लेकर हम लोग इतना बात क्यों करते हैं, उसके पीछे एक वजह ये भी है कि फ्रांस ऑलरेडी भारत में अपने कदम मजबूत कर रहा है। एक तरफ जहाँ वो MRO फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो नागपुर में राफेल की प्रोडक्शन लाइन को भी इस्टेब्लिश करने पर बातचीत चल रही है और संभावित है कि बहुत जल्दी उस पर क्लियरेंस आ जाएगी। और फिलहाल तो वो 100% ओनरशिप चाहते हैं, और भारतीय जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसको लेकर काफ़ी कंफर्ट कर रही है। और भारतीय रक्षा मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल 100% ओनरशिप से हमें नुकसान हो सकता है, और ये सारी चीज़ें इस समय अंडर नेगोशिएशन है। लेकिन ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि सही समय पर इनको सही करके सारी चीज़ें सामान्य कर दी जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, MRFA में वाकई अब कुछ होगा या सिर्फ अब ये अपडेट्स तक ही सीमित है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।